हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। और दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे आपकी घटना चक्र 2023 का जो लेटेस्ट एडिशन है, और जिसमें हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की लगभग 25 से 26 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगली 10 क्लासेस में पूरी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। और बायोलॉजी भी जो लगातार क्लासेस चल रही थी, 16-17 क्लासेस हो गई थी, वो भी 4 से 5 क्लासेस में कंप्लीट कर दी जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग इंडियन पॉलिटी को शुरू करेंगे या फिर मॉडर्न हिस्ट्री को। जिसका भी आप लोगों को शुरू कराना हो तो उसकी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट बता दीजिएगा करके। और चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपके आरओ एआरओ के साथ साथ आपके यूपी पीसीएस जो कि 2024 में होने वाला है प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद मैं इसके शॉर्ट नोट्स जो कि मैं अभी बना रहा हूँ, हालांकि अभी 2 से 3 सब्जेक्ट के ही कवर हो पाए हैं, जब पांचों सब्जेक्ट के कवर हो जाएंगे तो उसकी सीरीज को शुरू करूंगा, जो मुश्किल से 20 दिन या 25 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। और वहां से आप पूरी तरीके से शॉर्ट रिवीजन कर सकेंगे, जो आपकी घटना चक्र पे पकड़ को मजबूत करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। और इसकी पीडीएफ के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं आपसे बात कर लेता हूं, कोई भी समस्या होती है उसका समाधान हो जाता है, सारी चीजें होती हैं। तो पॉइंट है यहाँ पे, हमारा चैप्टर है कृषि। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्थिक समीक्षा जो 2017-18 के अनुसार ये कहा गया कि देश की आबादी की लगभग 49% कृषि क्षेत्र से रोजगार प्राप्त करता है। यानी जितनी भी हमारी आबादी है उसका 49% हिस्सा कृषि से ही रोजगार प्राप्त करता है, चाहे वो रोजगार सरकारी हो या फिर नॉन गवर्नमेंट का हो, अर्थात कि प्राइवेट सेक्टर के हो या फिर स्टार्टअप हो, किसी भी प्रकार की रोजगार आजीविका का साधन 49% तक बताता है। लेकिन वहीं जब आर्थिक समीक्षा 2021 पढ़ी तो पता चला कि 54.6% कार्य बल जो है हमारा, यानी कि वर्कफोर्स है, वो कृषि और संबद्ध क्षेत्र में शामिल है। वहीं 2020-21 का जो हमने ग्रॉस वैल्यू एडिशन देखा तो इसमें कृषि की हिस्सेदारी लगभग 20.2% थी, जबकि 21-22 का जो फर्स्ट एनुअल रिपोर्ट देखी तो उसमें 18.8% थी। और इस तरीके से अगला प्रश्न यहाँ पर बन जाता है आप कि देश में प्रथम कृषि विद्यालय की या कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से किया गया था, और इसका उद्घाटन पंतनगर में किया गया। हालांकि सन 2000 के बाद से जब उत्तराखंड और यूपी अलग अलग हो गए तो ये उत्तराखंड में शामिल हो गया है ये क्षेत्र। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। भारत में 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कृषि के कितने क्षेत्र हैं, तो कृषि जलवायु क्षेत्र 15 है। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने बताया कि भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी एग्रो इकोलॉजिकल जोन, यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और ये एग्रो इकोलॉजिकल जोन, दोनों में डिफरेंसेस हैं, इसलिए क्लियर रखिएगा इस माइंडसेट को कि अगर आपसे क्लाइमेटिक जोन पूछ रहा है एग्रो क्लाइमेटिक तो आप बताओगे 15, लेकिन अगर एग्रो इकोलॉजिकल जोन पूछ रहा है रीजन तो आप 20 बताओगे। और आगे चल के ये जो 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है, जिसकी जानकारी नहीं लेनी है क्योंकि प्रश्न यहाँ से कम पूछता है। और इनका जो वर्गीकरण किया गया वो मिट्टी, जलवायु प्रकार, प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है, ये जो डिवीजन किया गया है। फिर हम यहाँ पर और भी चीजें समझते हैं। भारतीय कृषि का इतिहास, इट मीन्स की हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ये पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम है मोहिंदर सिंह रंधावा। हरित क्रांति के कारण भारतीय कृषि अपने जीवन निर्वाहक स्वरूप से निकलकर व्यापारिक तथा बाजार उन्मुख रूप ग्रहण करती जा रही है। मतलब हरित क्रांति से पहले जो भी किसान खेती करता था, चाहे उसके पास जमीन बहुत अधिक हो या फिर बहुत कम, लेकिन वो जो कृषि करता था वो केवल और केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए करता था, अपने साल भर की भोजन की व्यवस्था करता था। लेकिन जैसे ही हरित क्रांति हुई तो अब यहाँ पे हरित क्रांति का प्रभाव ये देखने को मिला कि प्रोडक्शन अधिक होने के साथ साथ अब ये बाजार में भी बेचने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि इनकी जो साल भर की खपत थी उसको निकाल के जो भी अधिक उत्पादन हुआ है उसे इन्होंने बाजार में बेचना शुरू कर दिया। वहीं अगर हम देखें तो खाद्य और कृषि संगठन जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टैंडर्ड दिया है कि खाद्यान्नों का अगर आप भंडारण कर रहे हैं सुरक्षित तरीके से तो उसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो लगभग 14% तक होनी चाहिए। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी के मान बढ़ जाएंगे, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं
वो तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर का मान क्या होगा, कम होगा, और ऐसी स्थिति में वर्षा अधिक होने लगेगी। तो अगर टेम्परेचर कम होगा, वर्षा की स्थिति ज्यादा बनेगी तो नमी होगी और जिससे अनाज खराब होने लगेगा। इसलिए यह कहा जाता है कि टेम्परेचर थोड़ा अधिक होना चाहिए, और जब टेम्परेचर अधिक होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, यानी कि 10 से 12%, 14% तक, और वर्षा की संभावना कम होगी, जिससे जो भंडारण होगा वो बेहतर रह सकेगा। फिर एक टर्म्स आती है दोस्तों कृषि में, युग्म पैदावार, डबल क्रॉपिंग। इसका क्या अर्थ होता है? दो या दो से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना। मान लीजिए कि आप गेहूं की फसल उगाते हैं और गेहूं की फसल वर्ष कितना है, 6 महीना होता है। रबी की फसल यानी अक्टूबर के आसपास बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो उसी समय में आप उसी गेहूं के खेत में ही गेहूं के साथ साथ एक और फसल लगा देते हैं, तो इसको डबल क्रॉपिंग कहते हैं, यानी कि दूसरी फसल का भी लाभ मिलना। सामान्यतः क्या होता है, गेहूं के साथ लोग सरसों की खेती करते हैं, यानी सरसों को लगा देते हैं, क्योंकि सरसों भी निकल जाती है और गेहूं भी हो जाता है। और अगर एक ही साथ, ध्यान देना, एक ही साथ एक ही भूमि पर दो या अधिक फसल उगाते हैं तो इसको अंतर फसली खेती कहलाती है, यानी इंटर क्रॉपिंग कहलाती है। और मिश्रित खेती का मतलब क्या है, ये कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को लगता है कि 2 या 3 फसलों को आपस में मिला के खेती कर दो, तो ये कॉन्सेप्ट गलत है। मिश्रित खेती का मतलब होता है कि कृषि यानी कि फसलों के कार्य के साथ साथ आप पशुपालन भी कीजिए, अर्थात कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ कर रहे हो, तो इसे कहा जाता है मिश्रित खेती। मतलब खेती करने के बाद जो आपका समय बच रहा है वो पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि भी कर सकता है, और इसी को हम मिश्रित खेती कहते हैं। फिर एक और कृषि चल रही है भारत में, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या ठेकेदारी कृषि कहते हैं। पंजाब राज्य सबसे आगे है इस मामले में, और सिक्किम जो कि पूर्वोत्तर राज्य में स्थित एक पहाड़ी प्रदेश है, अधिकांशतः यह भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है, और इस राज्य की कुल भूमि का मात्र 10% से भी भाग, जो कम भाग है, वो कृषि कार्य हेतु उपलब्ध है। और यहाँ पे जो औसतन वर्षा होती है वो आपकी औसतन वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। वहीं इसके विपरीत उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यों में से एक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रश्न आया होगा सिक्किम से रिलेटेड, इसलिए यहाँ पर ये फैक्ट रख दिया गया, अदरवाइज इसका कोई वैल्यू नहीं था इस प्रश्न टॉपिक का यहाँ पर। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का अंशदान सर्वाधिक है, यानी कि कुल खाद्यान्न में सबसे प्रथम नंबर पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। क्लियर है इतनी बात? यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व में 10 शीर्ष चावल उत्पादक देशों में चीन पहले स्थान पर है, तो भारत दूसरे स्थान पर है। और भारत में खाद्यान्न के सकल क्षेत्र में से लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि 36% भाग पर चावल की कृषि की जाती है। यानी जितना भी हम पैदावार करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसमें लगभग 36% भूभाग पर हम क्या करते हैं, चावल की कृषि करते हैं। और 2020-21 के आंकड़ों के आधार पर यह पता चलता है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जो सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटेशियम, इन तीनों का, एनपीके, यूरिया वगैरह, इन सब का प्रयोग सबसे अधिक करने वाले 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। और ये 20-21 का आंकड़ा है। हालांकि आप लेटेस्ट आंकड़ा भी देखेंगे 2022-23 का, तो उसमें भी यही कहा गया कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग करता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र का नाम, और तीसरे नंबर पर आता है आपका मध्य प्रदेश का नाम। तो आपको ये 3 पता होने चाहिए। और अगर हम बात करें कि 2020-21 के आंकड़ों में ही किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से, यानी 1 हेक्टेयर में कितने किलोग्राम जो उर्वरक हो रही है उसका कंजम्पशन किया जा रहा है, तो उस मामले में सबसे अधिक कौन सा राज्य होगा? तो पहले नंबर पे पंजाब है, दूसरे पे हरियाणा है, और तीसरे पे आंध्र प्रदेश है। इसका मतलब समझिएगा कि अभी जो हमने यूपी पढ़ा वो टोटल प्रोडक्शन के लिए, यानी जितना भी आप खेती कर रहे हो उसमें सबसे अधिक, जितना भी जो है कि उर्वरक वगैरह फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले नंबर आता है आपका यूपी का। लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के एवरेज के हिसाब से देखा जाए कि कितने किलोग्राम आप यूज कर रहे हैं उर्वरक को, तो उसमें पंजाब पहले पे आता है, फिर हरियाणा, फिर आंध्र प्रदेश आता है। अब हम यहाँ पर एक और टॉपिक को पढ़ेंगे कि भारत में बीज ग्राम संकल्पना यानी कि सीड विलेज कॉन्सेप्ट का मुख्य उद्देश्य एक समान विचारों वाले किसानों को स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक साथ प्रशिक्षण प्रदान करना,
जिससे कि वे अपनी पसंद की फसलों के बीजों को उत्पादित करने के साथ साथ काम कर सकें। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि ग्राम जो बीज ग्राम संकल्पना है कि जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले जो किसान हैं उनका एक सेल्फ हेल्प ग्रुप तैयार होता है, स्वयं सहायता समूह, और वो आपस में उन बीजों के प्रोडक्शन पर फोकस करते हैं जिन बीज की जरूरत सभी किसानों को है, खासकर जो उस ग्रुप से संगठित है, उस ग्रुप से संबंधित हैं। तो उनमें से कुछ किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे बीज को प्रोडक्ट कर सकते हो, कैसे उसका प्रोडक्शन कर सकते हो, हाई एल्डेड बीज जिसे हम कहते हैं, और उसे फिर आपस में आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, जो कि साथ ही किसानों को बीजों की जरूरतों और उचित समय और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की सस्ती कीमत पे पूरा किया जा सकेगा। क्लियर हो गया ये बात। वहीं हम देखते हैं कि एक टॉपिक आता है छोटा सा एग मार्क। ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो कि कृषि उत्पाद जो ग्रेडिंग और मार्केटिंग अधिनियम 1937 के तहत कृषि और संबद्ध उत्पादों की ग्रेडिंग और मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। तो एग मार्क का मतलब होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग हो गई। और जब कहीं कहीं पे एक टर्म्स आती है इको मार्क, तो इको का मतलब होता है इकोलॉजिकल, जो पर्यावरण के अनुकूल होती है। तो यही दोनों बेसिक डिफरेंस होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु कई कदम उठाए हैं, जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जिसे राजस्थान से शुरू किया गया, जिससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता सुधरेगी। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना, इसके माध्यम से पानी की बढ़ी हुई क्षमता और सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार किया जाएगा। वहीं परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन दिया जाएगा। आपको बताते चले कि सिक्किम पहला राज्य है जिसने जैविक खेती का सर्टिफिकेट प्राप्त किया और किसानों की आय में वृद्धि हुई। वहीं एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है दोस्तों केसीसी कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, जो कि पूरे देश में संचालित की गई 1998 में, और इसका क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो वाणिज्यिक बैंक होती हैं जो आरबीआई की लिस्ट में शामिल होती हैं, सेकंड लिस्ट में, जो 1949 के नियम के द्वारा गवर्न की जाती है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सभी। और वहीं कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं जो प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती हैं। और एक होता है आरआरबी, आरबीआई नहीं, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। ये 1976 अधिनियम के तहत संचालित होती हैं। इनके माध्यम से हम केसीसी कार्ड के लिए पूरा का पूरा क्रियान्वयन कर रहे होते हैं। अब एक और पॉइंट इसमें समझना है आपको कि हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा बोड़ा यानी लोबिया में 0.49% पाई जाती है। हरी खाद कृषि में उस सहायक फसल को कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने और उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है। ढैंचा में 0.42%, सनई में 0.43%, ग्वार में 0.34% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किंतु सनई की बुवाई से खेत को सर्वाधिक नाइट्रोजन लगभग इतने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो ध्यान देना कि सनई क्या हो जाएगा, नंबर 1 पर आता है, जिसके माध्यम से आपको क्या देखने को मिला है कि नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक मिलती है। ढैंचा का भी होता है, लोबिया का भी होता है। अब यहाँ पर एक और शब्द है फर्टिगेशन। तो देखिए फर्टिगेशन का मतलब क्या होता है कि फर्टी मतलब हो गया फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजर यानी उर्वरक, और गेशन मतलब होता है इरिगेशन, सिंचाई, अर्थात जल में उर्वरक को घोलकर सिंचाई करना। यही इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जल में उर्वरक को घोल दीजिए और उससे सिंचाई करिए। इस विधि से जल की आवश्यकता अनुसार रसायन मिलाया जा सकता है और जिससे उसकी क्षारीयता का नियंत्रण किया जा सकता है। घुले उर्वरक से सिंचाई द्वारा पौधों में पोषकों की लगभग 2 गुनी मात्रा अवशोषित होती है। इससे रासायनिक पोषणों के निछालन में भी कमी आती है। फर्टिगेशन विधि द्वारा मुख्यतः नाइट्रोजनी, पोटास आदि जल में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। रॉक फास्फेट, फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, इस विधि द्वारा उसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टर्म्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपको प्रश्न में देखने को मिलेगा, जैसे एग मार्क क्या होता है, इको मार्क क्या होता है, और आपने देखा फर्टिगेशन क्या होता है, मिश्रित खेती क्या होती है, डबल क्रॉपिंग क्या होती है। ये सभी चीज़ों के प्रश्न बने हुए हैं। उसी तरीके से एक और होता है जीरो टिलिंग, इसको इंग्लिश में जीरो टिलिंग कहा जाता है, या शून्य जुताई, अर्थात खेत की जुताई किए बगैर
अगली फसल बोने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। अगर आपने धान की फसल को काट लिया है तो अब उस खेत को जोतिए मत, उसको वैसे का वैसा ही छोड़ दीजिए और उसमें किसी नई फसल को उगा दीजिए। वही होता है खेत की जुताई, शून्य कर देना। इससे क्या होगा, फसल लागत में कमी आएगी। पिछली फसल की जो अवशेष बचे होंगे ना, जो जड़ वगैरह रहती है, ये खेत में छोड़ देने से वह सड़कर एक खाद के रूप में तैयार हो जाती है। इससे उर्वरक उपभोग में कमी आती है, उर्वरक का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। धान की नर्सरी बनाने के बजाय सीधे बुआई के समय और श्रम की भी बचत होने लगती है। फसलों द्वारा वायुमंडल से अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा में मिल जाती है और जिससे वायुमंडल में कार्बन पृथक्करण होता है और कार्बन की मात्रा भरपूर हो जाती है। तो ये भी इसके बेनिफिट्स है दोस्तों। वहीं पे अगर हम बात करें कि भारत में पारितंत्र अनुकूल कृषि में विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाया जा रहा है। इसमें सिंब आधिक्य यानी कि दलहनी फसलों की अधिकता से प्राकृतिक रूप से मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। टेंसियोमीटर फसल सिंचाई की जरूरत को बताता है, जिससे नियंत्रित सिंचाई से उत्पादकता भी बढ़ती है और जल की बचत भी होती है। दोस्तों इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं अपने सीधे, तो यहाँ पर हम देखेंगे अपना पहला प्रश्न कि स्थायी कृषि को क्या कहा था इंग्लिश में, पर्माकल्चर, या पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है। यानी जो स्थायी कृषि है वो पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस प्रकार भिन्न है। तो स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो अनाज होता है, एक ही प्रकार के अनाज को बोते रहते हो आप जो है कि एक ही भूमि पर, तो इस पद्धति को हतोत्साहित करता है, क्योंकि पारंपरिक में ऐसा नहीं होता है। पारंपरिक में क्या होता है कि धान जिस मिट्टी पे बोया गया उसी मिट्टी पे धान दोबारा बो दिया जाता है, और इसमें क्या चीजें हैं। किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता, यह बात सही है। पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें केमिकल बहुत डाला जा रहा है। किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो यहाँ पर अब दोनों पॉइंट सही हैं, लेकिन तीसरे की बात करें कि पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में फिर आपको पानी की जो आवश्यकता पड़ रही है वो भी तो एक संकट की बात है, और किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है, जबकि ये अपोजिट बात लिख दी गई है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट यहाँ पर देखेंगे कि मल्च बनाना अर्थात मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण होती है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। मल्चिंग क्या होती है दोस्तों, जो आपकी जो पौधे होते हैं या जो फसल होती है उनका जो अवशेष होता है। अब जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि एक धान का पौधा है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक, और यहाँ से कई सारी बालियां निकली होती हैं, तो आप क्या करते हो, इतना तो काट लेते हो, और ये जो चीजें रह जाती है, ये जो जड़ में, ठीक है, ये मिट्टी में रह जाती है या थोड़ी थोड़ी दिखती है, तो यही अगर आप छोड़ देते हो भूमि में तो खाद का काम करती है। जबकि पारंपरिक वाले में क्या होता है, हम क्या करते हैं, फसल काटने के बाद इसको खोद देते हैं, जुताई करवा देते हैं, ट्रैक्टर चलवा के इसमें पानी चलवा देते हैं, तो ये फसल नष्ट हो गई और इसका कोई यूज नहीं हो पाया। तो चौथा भी यहाँ पर सही है। तो अब सही उत्तर अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन दिख रहा है आपको 1, 2, 4, और ये यूपीएससी 2021 का प्रश्न है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। तो अब इसकी व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने पूरी चीज वहां पे बता दी है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि कृषि में शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज। ध्यान दीजिएगा कि जो 2021 का यूपीएससी का प्रश्न था दोस्तों, उससे एग्रीकल्चर से लगभग 6 से 7 प्रश्न आए थे और अच्छे प्रश्न आए थे। वही चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे कि जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है, बिल्कुल सही है, क्योंकि शून्य जुताई का मतलब है कि आपको जुताई नहीं करनी है, जो भी फसल आपने काटी, जो उसके अवशेष पड़े हैं उसे पड़े रहने दो। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों को नम मृदा में सीधे रोपण किया जा सकता है, यह भी सही बात है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव होता है, यानी इसमें कार्बन जो है कि निकल जाता है, तो क्या ये बात सही है, तो आप कहोगे जी हाँ, यह भी सही है। तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और ये यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। हमने इसके बारे में पीछे ही पढ़ लिया। अगला प्रश्न फिर से आता है कुछ इसी तरीके का। देखिए यही सब प्रश्न यूपीएससी पूछती है और पीसीएस के द्वारा भी पूछा जाता है। कृषि में फर्टिगेशन, फर्टिलाइजर और इरिगेशन दोनों का मिश्रण है, इसके क्या लाभ हैं। तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, बिल्कुल कह सकते हो। रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। देखिए कुछ ऐसे रेडिकल वर्ड होते हैं
जिनको यूपीएससी बीच में रख देता है और आपसे एलिमिनेट करने को कहता है और आप चूक जाते हो। सभी, कभी नहीं, कोई, केवल, ये सब ऐसे स्टेटमेंट है कि जहां पर प्रयोग अगर हो रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये केवल इतना ही है। तो आपको क्या लगता है जितने भी फास्फेट उर्वरक हैं क्या सभी के साथ अनुप्रयोग संभव हो सकेगा? तो मैं तो कहता हूं कि नहीं, एक न एक या कोई ना कोई ऐसा फास्फेट उर्वरक जरूर होगा जिसके साथ इसका सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं हो पाएगा। तो दूसरा काट देते हैं। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी आएगी, क्योंकि जब पानी एक आवश्यकता अनुसार केवल रहेगा तो ऐसे में जो निक्षालन होता है यानी कि पोषक तत्वों का जो जमीन के नीचे चले जाते हैं पानी के साथ, वो नहीं जा पाएंगे, इसमें कमी देखने को मिलेगी। तो एक सही, दो सही, चार सही, तो हम यहाँ पर देखेंगे और तो मतलब 1, 3, 4 इसका सही है, दूसरा वाला गलत था फास्फेटिक वाला, तो ये सी ऑप्शन हो गया और 2020 का ये प्रश्न है। क्लियर है? फर्टिगेशन वगैरह क्या होता है ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी। अच्छा, यूपीएससी ने 2020 में प्रश्न पूछे दोस्तों, 2021 में, थोड़ा सा गलत हो गया। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें कि पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है, किसको माना जाता है? तो फसल विविधिक रूप, बिल्कुल सही बात है, फसल अगर अलग अलग हम पैदा कर रहे हैं। सिंब आधिक्य, लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, यह भी सही है। टेंसियोमीटर का प्रयोग, यह भी सही है। और ऊर्ध्वाधर कृषि, वर्टिकल फार्मिंग, तो यह भी सही है। तो यहाँ पे आपका देखोगे चारों ही बातें सही हैं जो भारत की पारितंत्र के हिसाब से एग्रीकल्चरिंग पैटर्न अच्छा माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है भारतीय कृषि का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, जो कि ये पुस्तक है एम.एस. रंधावा की, एम.एस. रंधावा की। अगला प्रश्न है यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत को 20 एग्री क्लाइमेटिक जोन में यानी कि कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। तो यही गलत है, क्योंकि 20 नहीं बल्कि 15 में बांटा गया है। और 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, यह भी गलत है, क्योंकि 15 नहीं 20 में बांटा गया है। तो ध्यान देने वाली बात है कि पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। क्यों? क्योंकि ये जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट लिखे हैं। मैंने आपको अभी बताया ऊपर कि 20 नहीं बल्कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है और एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है वो 20 है। पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश है। दोस्तों शुष्क तो नहीं है, वो शीत तो हो सकता है लेकिन शुष्क नहीं हो सकता, तो तीसरा भी गलत होगा। तो इस आधार पर हम देखेंगे कि 1, 2, 3 तीनों ही गलत हैं स्टेटमेंट। चलिए आगे देख लेते हैं। देश में एग्रो इकोलॉजिकल जोन, अब यहाँ पे एग्रो इकोलॉजिकल मैंने बताया जो कि 15 है, सॉरी 20 है, ठीक है। और 15 की बात करूंगा तो ये आपका हो जाएगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन। इस चीज को याद रखना है आपको, बिल्कुल गलत नहीं करना है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन की बात की जा रही है तो ये भी कितने हैं? 20 हैं। देखिए ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। अगला है पी सेनगुप्ता और डी सदाशिव ने भारत के मतलब कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा? तो आगे चल के इन्होंने 60 प्रदेशों में बांट दिया था। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, बिल्कुल सही बात है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, क्षमता बहुत है, यह भी बात सही है। तो ये एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के साथ साथ हम देखते हैं बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं? कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, ये बात गलत है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की आपूर्ति या पूर्ति की कोई सहभागिता नहीं है, यह बात भी सही नहीं है। और अगर हम आगे देखते हैं कि निम्न मूल्य व उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग और पूर्ति अंतराल है, ये बात सही है। यानी अगर हमें किसी ऐसे बीज से प्रोडक्शन अधिक मिलता है यानी कम कीमत है और प्रोडक्शन उससे अधिक मिल रहा है, तो ऐसे में मांग जितनी अधिक है उतना सप्लाई नहीं है, तो केवल तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बाकी गलत है। बी ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में की गई थी और 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो कि बाद में उत्तराखंड में पंतनगर में है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आपको बताना है कि यूपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो बहुत चर्चा में रहता है, उसका नाम बताना है और वो किस राज्य जिले में ये बताना है।
देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPU मतलब कि गोविंद वल्लभ पंत पंतनगर वाला है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना है तो आर्द्रता लगभग कितनी होनी चाहिए? 14% या फिर उससे कम होनी चाहिए। और ये आंकड़ा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है वैश्विक स्तर पे। अब यहां पर हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि जो डबल क्रॉपिंग होती है उसका आशय क्या है? तो विभिन्न मौसम पर दो फसलें उगाना, विभिन्न मौसम पर दो फसलें उगाना, डबल क्रॉपिंग जो हमने पढ़ा है। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती की विशेषता है? तो सीधी बात है पशुपालन और शस्य उत्पादन। ये जो शस्य उत्पादन होता है दोस्तों, इसको दूसरी भाषा में कहा जाता है कृषि उत्पादन, और इसको एक साथ करना, यही आपका मिश्रित खेती है। मिश्रित खेती में सम्मिलित है क्या? विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध, गलत। रबी और खरीफ, गलत। इसमें क्या देखने को मिलेगा हमें? मिश्रित में पशुपालन और कृषि, अर्थात कई तरह की फसलें उगाना और पशुपालन भी करना चाहिए। समानांतर फसल का उदाहरण है गेहूं और सरसों। मैंने आपको ये एग्जांपल बताया था कि एक ही फसल के एक ही खेत पर दो अलग अलग फसलें लगाओ, तो गेहूं के साथ सरसों सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है, तो किसमें कम है? केवल सिक्किम में। इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल 10% ही भूमि कृषि युक्त है, बाकी सभी पहाड़ी और जंगली क्षेत्र। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। बड़े खेतों की प्रधानता यहाँ पर नहीं है, जबकि प्रकृति पर अधिक निर्भरता है, फसलों की विविधता है, उत्पादकता का निम्न स्तर है, लेकिन बड़े खेतों की यहाँ प्रधानता नहीं है। जो वृहद जोत है वो बहुत ही कम है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? क्यों प्रोडक्शन कम है? तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छिपी बेरोजगारी कहते हैं, या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। जोत का छोटा आकार, गांव में बहुत छोटे छोटे जो है कि जमीन के टुकड़े होते हैं लोगों के पास। उत्पादन की पिछड़ी हुई तकनीक का प्रयोग करना, उपयुक्त सभी, तो ये डी हो जाएगा कि सभी बातें सही हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे, पारंपरिक खेती की आधुनिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति तकनीक की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये बात सही है, पारंपरिक खेती आधुनिक तकनीक में कन्वर्ट हो गई, और इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। ये भी सही है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रच्छन्न बेरोजगारी, भूजोत का छोटा आकार। लेकिन सहकारी कृषि के माध्यम से आप ये नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ का प्रोडक्शन कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कई प्रश्नों की मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ, कई प्रश्नों की पढ़ रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि जिस टॉपिक को हमने अभी ऊपर पूरे नोट्स में डिटेल से डिस्कस कर लिया है, तो उसकी व्याख्या पढ़ने का कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, जिस व्याख्या को नहीं पढ़ा गया या जिस टॉपिक को नहीं कवर किया गया, उसकी व्याख्या जरूर पढ़ी जा रही है, ताकि आपसे वो प्रश्न अगर पूछा जाए व्याख्या से तो गलत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि भारत में संकर यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है कहाँ पे? यहाँ दे रहा है ऑप्शन में राजस्थान। ये उस समय का उत्तर है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो वर्तमान स्थिति के अनुसार आज भी सर्वाधिक योगदान आपके राजस्थान का ही है, और जिसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है, तीसरे नंबर पे आपका यूपी का स्थान आता है। भारत में कृषि को समझा जाता है, क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, लेकिन अब धीरे धीरे ये बाजारीकरण की ओर बढ़ रही है, यानी व्यवसायिक होती जा रही है। भारतीय कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो क्या है कथन? भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। यह बात बिल्कुल सही है, तो एक ही ऑप्शन मिल गया आपको एक ही बार में। फिर हम यहां चलते हैं, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता, तो पहला तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अगर खेतों में लगाई जा रही है, तो पहले नंबर पे पंजाब आएगा। लेकिन यहां पूछ रहा है कि टोटल में यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है। निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मैंने आपको बताया था कि 0.43% सनई में है, फिर 0.42% आपके बोड़ा में है, यानी ढैंचा में, और ग्वार में 0.35% ये होती है। तो 0.43 सनई में होती है, और इस चीज को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। सॉरी, ये चीज छूट गई दोस्तों, यहाँ पे बोड़ा यानी लोबिया, जिसमें 0.49% है, तो सी ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए प्रयुक्त फसल कौन सी है? तो आप बोड़ा यानी लोबिया लगा दीजिए,
सबसे सही रहेगी। संतुलित उर्वरक उपयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, सही है। खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए, ये भी सही है। भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु के तट में। कहाँ पे पाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु के तट में पाया जाता है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हमारा सबसे संपन्न राज्य माना जाता है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब, क्योंकि यहाँ पर व्यावसायिक रूप से फसलों का प्रयोग किया जाता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से तेजी से हो रहा है। हरित खेती में सन्निहित है क्या क्या होता है? तो समेकित कीट प्रबंधन करना, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति करना और समेकित प्राकृतिक संसाधनों का मैनेजमेंट करना भी इसमें शामिल होता है। बात करेंगे हरित खेती में, तो हरित खेती वास्तव में संरक्षण कृषि कहलाती है और इस शब्द का विशेष रूप से चीन द्वारा प्रयोग किया गया। हालांकि भारत में हरित खेती के विषय में उपयुक्त धारणा का प्रतिपादन डॉक्टर स्वामीनाथन ने किया था। तो अब हम इसके बाद अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे इसी क्लास में, हरित क्रांति। क्योंकि हमें क्लास को जल्दी कंप्लीट करना है तो हमने क्या किया है कि अब क्लास की ड्यूरेशन लगभग 50 to 55 मिनट्स की कर दी है ताकि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए। और बायोलॉजी की भी इतनी ही बड़ी बड़ी क्लासेस हम लोग जो है कि 5 से 6 बना देंगे, जिसमें कंप्लीट हो जाएगा अगले 4 से 5 दिन में आपका। और फिर साथ में हम लोग हिस्ट्री या पॉलिटी कोई भी शुरू कर सकते हैं, नहीं तो अभी हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पेंडिंग में है, लेकिन मैं ज्योग्राफी में अभी इंडियन को कवर कर रहा हूँ, वर्ल्ड को अभी होल्ड कर रखा है। साथ में मैपिंग वगैरह भी हम लोग कर लेंगे। तो वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों। कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ सभी का। और साथ ही साथ पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देख लेते हैं, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। और ये अमेरिका के आइजोवा प्रांत में हुआ था, ये सब अलग चीज है। मैक्सिको उनका कर्म क्षेत्र है, यानी कि जहां पर उन्होंने इस चीज के लिए काम किया वो मैक्सिको था। और इनके द्वारा विकसित गेहूं की उच्च उत्पादकता वाली प्रजातियों में भारत, पाकिस्तान, मैक्सिको सहित अन्य देशों में गेहूं का उत्पादन दोगुना हो गया। तो इनके द्वारा जो गेहूं का प्रोडक्शन किया गया बीज का, अच्छी क्वालिटी का, और साथ ही साथ यहाँ पे उपलब्धि बताई जा रही है कि बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम भी मिला है और कांग्रेशनल गोल्ड मेडल भी, ये तीनों ही इन्हें प्राप्त हुआ है। हालांकि बोरलॉग को 2006 में भारत के पद्म विभूषण का सम्मान भी प्रदान किया गया। भारत में हरित क्रांति का फादर किसको माना जाता है? तो एमएस स्वामीनाथन जी को माना जाता है। और इनके नेतृत्व में ही सफलतापूर्वक भारत में गेहूं की उच्च उत्पादकता प्रजातियों का विकास किया गया, जिसके बाद भारत में उच्च उत्पादकता बीज, जिसको हम हाई एल्डिंग सीड का प्रयोग प्रारंभ किया गया। और इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया। भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम यानी हाई एल्डेड जो एल्डिंग सीड है, इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई। भारत में हरित क्रांति का जो पहला चरण था, यानी कि जब पहली बार इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, कब? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद शुरू किया गया 1966 से 81 तक। प्रथम चरण में हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और बुलंदशहर, ये सब प्रमुख जो जिले थे। और साथ ही साथ दूसरा चरण इसका शुरू किया गया 1981 से 95 और तीसरा चरण 1995 से ही प्रारंभ हुआ है और देश के सभी क्षेत्रों तक विस्तृत कर दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का उत्पादन और उत्पादकता दोनों में सर्वाधिक लाभ किसको मिला? गेहूं की फसल को मिला। और हरित क्रांति के प्रारंभ से पूर्व देश में जहां 12.3 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वहीं 2001 तक ये बढ़ के 69.68 मिलियन टन पहुंच गया। और 2021-22 के आंकड़े के अनुसार 106 मिलियन टन से भी अधिक निकल गया है। यह वृद्धि मुख्यतः प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि के कारण थी। गेहूं के उपरांत हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव चावल की खेती पर पड़ा। तो हरित क्रांति में मुख्य पादप मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं था, यानी कि मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं प्रयोग किया गया था। वहीं जिसे बोरलॉग ने मैक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। 2021-22 तक हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं की पैदावार प्रति हेक्टेयर लगभग, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 3507 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई।
भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई सुविधा, इन सभी का तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा दिया गया। ग्रामीण स्तर पर विद्युतीकरण बढ़ाया गया। कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कें सही की गई। विपणन कार्यों को बढ़ावा दिया गया और इन्हीं सब चीजों को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो केवल हरित क्रांति केवल पैदावार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उससे संबंधित बीज, उर्वरक, सिंचाई, विद्युतीकरण, सड़क, परिवहन, बाजार, इन सभी चीजों में सुधार किया गया। एडवांस लेवल पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। यही सारी की सारी प्रक्रिया हरित क्रांति के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर हम देखते हैं कि 28 जुलाई सन 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की और इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत कुछ विभिन्न प्रकार की क्रांतियां शामिल हैं। जैसे हरित क्रांति खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देती है, सुनहरी क्रांति फल और सब्जी उत्पादन के लिए है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य पालन, लाल क्रांति मांस टमाटर उत्पादन, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, गोल्ड क्रांति आलू उत्पादन, वहीं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन और गुलाबी क्रांति मांस निर्यात, झींगा, मछली, प्याज, इन सभी से संबंधित है। हालांकि भारत में सर्वप्रथम जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा जीरो टिल बीज उर्वरक ड्रिल का विकास किया गया। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई के कई सालों तक खेती की जाती है, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको जीरो टिलेज के नाम से बता दिया है पिछली ऊपर के टॉपिक में, या जिसको हम लोग कहते हैं शून्य जुताई, कि हमें कोई भी जुताई नहीं करनी। एक फसल काटने के बाद दूसरी फसल लगाएंगे, दूसरे के बाद तीसरी लगाएंगे, इस तरीके से हम बढ़ते चलेंगे। तो अब हम देखते हैं प्रश्न उत्तर को अपने, कि हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। कब? 7वें दशक के दौरान, क्योंकि 1966 से इसकी शुरुआत की गई थी और ये आपका 7वां दशक था। क्लियर है ये बात? सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई थी। किसके द्वारा लाई गई थी? सदाबहार का मतलब हो गया हरित क्रांति, ये इसका नाम है। ठीक है, हरित का भी मतलब क्या होता है दोस्तों? ग्रीन होता है ना, और सदाबहार का मतलब भी क्या होता है? एवरग्रीन होता है। तो इसीलिए इसको हरित क्रांति के नाम से ही जानना है और किसी और नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि नॉर्मन बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश के हैं? हालांकि ये यूएसए के रहने वाले थे, लेकिन इनकी जो कार्यभूमि थी, कर्मभूमि, वो मैक्सिको थी। इन्होंने मैक्सिको में ही सारा काम किया। विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछ रहा है तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। हरित क्रांति से गहरा संबंध है किसका है भाई? तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी का है। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से अभिप्राय है तो उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम यानी हाई एल्डेड प्रोग्राम जो चलाया गया था उससे संबंधित है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हरित क्रांति का प्रारंभ 1966-67 में हुआ। उच्च उत्पादक बीज यानी हाई एल्डिंग सीड का प्रारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का पर्याप्त विकास, इन सभी चीजों पर फोकस किया गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो कौन करता है? उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, जिसको हम लोग हाई एल्डिंग प्रोडक्ट वैरायटीज जो प्रोग्राम है उसी को कहते हैं। हरित क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे? तो गेहूं के उत्पादन। यहाँ मोटे अनाज मत कर देना, ध्यान देना, बहुत सारे बच्चों ने मोटे अनाज किया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? तो गेहूं को हुआ, ये पहले नंबर पे, और दूसरा नंबर था चावल का जिसे बेनिफिट मिला। हरित क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित में से किस फसल पर सबसे अधिक हुआ? तो गेहूं पर हुआ। तो ये भी प्रश्न रिपीटेड है आपका, और यहाँ पे कह रहा है वही सर्वाधिक प्रगति किसमें देखी गई? गेहूं, रिपीटेड है। फिर यहाँ पर भी मैक्सिकन गेहूं, ये भी रिपीटेड है। देखिए जो चीज रिपीटेड है हम उसको नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर इसको देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखते हैं, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? द्वितीय हरित क्रांति जिसकी शुरुआत लगभग 1981 से लेके 95 तक की गई थी। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन वृद्धि करना। गलत। जो पहले से ही लाभान्वित हो गए अब उसको नहीं करना था, बल्कि दूसरे क्षेत्रों और राज्यों को करना था, तो पहला गलत हो गया। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीक का विस्तार करना था, यह भी नहीं था,
बल्कि मुख्य रूप से चावल की खेती पर फोकस था। सॉरी सॉरी, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, ये बिल्कुल सही है, दूसरा सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों नहीं, अन्य फसल नहीं थी, वही गेहूं चावल पर ही फोकस था। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन, शस्य उत्पादन का समाकलन करना है, यह भी सही है। तो 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा सेकंड स्टेटमेंट पढ़ने में ध्यान नहीं दिया। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक कौन है। तो भाई हरित क्रांति में अगर आप देखोगे तो हाई एल्डेड प्रोडक्ट सीड की बात हो रही थी, सिंचाई सुविधा सही की गई, ग्रामीण स्तर पर विद्युतीकरण सही किया गया और ग्रामीण सड़कें और विपणन यानी कि बाजार को भी सुधारा गया। साथ ही साथ इसमें हमने उर्वरक की क्षमता पर भी फोकस किया। तो ये डी हो जाएगा कि सभी पर हमने फोकस किया था। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आज 106 मिलियन टन से ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, तो वृद्धि हुई है। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है, यह भी सही बात है। आप यूपी में ही देख लो, जब आप पश्चिमी यूपी में जाओगे दोस्तों, तो वहां पे बहुत ही विकास दिखेगा। जैसे जहाँ पे जाट, गुर्जर, ये लोग जो हैं बड़े बड़े खेतों के मालिक हैं, बड़े बड़े घर, मकान, सुविधाएं सब कुछ है। लेकिन वही आप ईस्ट यूपी में जाओ, पूर्वी यूपी में बनारस, चंदौली, इलाहाबाद, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, जौनपुर, इन सभी क्षेत्रों में पिछड़ापन है। खेती की स्तर जो है कि बहुत निम्न है। बहुत सारे लोगों के पास आजीविका और रोजगार के संसाधन नहीं है। अभी भी ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। तो आप देखोगे कहीं ना कहीं क्षेत्रीय असमानताओं को जन्म दिया गया। तो लेकिन ये दोनों ही बातें सही है और व्याख्या करती है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि ये व्याख्या एक दूसरे की नहीं कर रही है। अगले प्रश्न को देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति, या जितने भी प्रकार की हमने अभी क्रांति पढ़ी थी उन सभी से संबंधित ये है। हालांकि इसको सन 2000 में शुरू किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय कृषि नीति के रूप में, तो उसी में शामिल किया गया। जैसे आप देखोगे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, इस प्रकार की और भी जो क्रांतियां थी वो सभी इसमें शामिल थी। यहाँ मिलान करना है कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि हरित क्रांति है, दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति है, मत्स्य पालन में नीली क्रांति, उर्वरक में भूरी क्रांति। तो ये मिलान हो गया बिल्कुल सही। गुलाबी क्रांति संबंधित है दोस्तों, तो प्याज से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्याज से। काली क्रांति संबंधित है, तो काली क्रांति किससे संबंधित होगी? ये कोयला मत देख लीजिएगा, पता चले आप लोग कोयला कर दीजिए। कच्चा तेल है, कच्चा तेल। क्या है? कच्चा तेल। अब यहाँ पे कुछ क्रांति है और संबंधित करना है, इनको मिलान करना है। जैसे गोल्डन क्रांति अर्थात सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? पेट्रोलियम से। पीली क्रांति किससे संबंधित हो जाएगी? तिलहन से। ग्रे क्रांति, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, जरा व्याख्या देखें। देखिए गोल्डन क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से था, ग्रे क्रांति उर्वरक से था, पीली क्रांति तिलहन से और काली क्रांति पेट्रोलियम से, जो अभी हमने पढ़ा था। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, सुनहरी उद्यान है, श्वेत दूध है, नीली क्रांति कुक्कुट पालन नहीं दोस्तों बल्कि मत्स्य पालन है, और हरित कृषि है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ये सही मिलान नहीं है। नीली क्रांति संबंधित है तो वही मत्स्य पालन से संबंधित है, इजिली पता होना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित, वही आपका फिर से रिपीटेड प्रश्न है। इसमें भी नीली क्रांति पूछा जा रहा है, इसमें भी नीली क्रांति। अब यहाँ पर हम चलते हैं इस प्रश्न पे। देखिए जो सेम टू सेम प्रश्न है उसको क्या बार बार रिपीट करना है, ठीक है। तो हम टॉपिक को जल्दी कंप्लीट करें। जीरो टिल बीज और उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन कृषि के संदर्भ में सुमेलित नहीं है? सफेद दूध से संबंधित है, सुनहरी उद्यान से और हरा अनाज से, लेकिन नीला मुर्गी पालन से नहीं बल्कि मछली पालन से संबंधित है। ये नीली क्रांति मछली पालन से है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल व्यापारिक नहीं है? कपास भी व्यापारिक है, गन्ना भी, केला भी, लेकिन बाजरा नहीं है दोस्तों। बाजरा किस में आता है दोस्तों? तो ये मोटे अनाज में आता है। किसमें? मोटे अनाज में। और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। अब हम चलते हैं अपनी अलग अलग टॉपिक के सीरीज पर, जो कि हमारा खाद्यान्न फसलें हैं, और सबसे पहले उसमें हम रबी की फसल पे चर्चा करेंगे।
तो हम शुरू करते हैं इसको। भारत के विभिन्न पारिस्थितिकी अंतर के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के फसल चक्र अपनाए जा रहे हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी में धान और गेहूं आदि। भारत में 3 शस्य ऋतुएं होती हैं, मतलब कि 3 कृषि ऋतु होती है। जैसे एक होता है रबी की फसल जो शीतकालीन होती है फसल, एक होता है खरीफ की फसल जो ग्रीष्मकालीन होती है, और एक होती है आपकी जायद फसल जो आपके फरवरी मार्च के आसपास बोई जाती है और मई जून से पहले काट ली जाती है। अगर हम बात करें इसकी अलग अलग स्तर से कि रबी की फसलों को हम शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर के मध्य बो देते हैं और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल के मध्य काट लिया जाता है। अब आप देखोगे कि अक्टूबर नवंबर में किसे बोया जाता है? सामान्यतः आप देखोगे कि गेहूं आप बोते हैं, उस समय सरसों की बुआई की जाती है, चने की बुआई की जाती है, मटर की बुआई की जाती है। तो ये सभी चीजें जो आपको सर्दियों में इजीली मिल जाती है खाने को, देखते हो कि बहुत सारी सब्जियां आती, गाजर वगैरह हो गई, तो ये सभी चीजें आपकी शीतकालीन होती हैं। और रबी में जो प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू। आलू भी देखिए होली के समय जो है कि आलू खेतों से निकलकर नया आलू आने लगता है, जिसका लोग चिप्स वगैरह कचरी उचरी बनाते हैं ताकि खाने के लिए। और रबी की फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से आती हवाएं, जो ठंडी हवाएं हैं जो दिसंबर वगैरह में बारिश कराती हैं, वो इन फसलों के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं। गेहूं भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। भारत में गेहूं कृषि के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, जिसे मध्यम ताप और मध्यम वर्षा कहा जाता है। मतलब तापमान भी बहुत अधिक नहीं और वर्षा भी बहुत अधिक नहीं। इसीलिए आप देखोगे सर्दियों में गेहूं की खेती होती है जहां पे तापमान एवरेज ही रहता है, बहुत ज्यादा नहीं रहता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे गेहूं की कुछ प्रमुख किस्में, क्योंकि प्रश्न इससे बनते हैं, जैसे सोनालिका, अर्जुन, कुंदन, अमर, भवानी, चंद्रिका, देश रत्न, कंचन, गोमती। ये सभी की सभी इसकी कुछ किस्में हैं, लेकिन केवल इतनी ही नहीं है। हालांकि गेहूं की किस्में आज लगभग 50 से अधिक हो चुकी हैं, 50 से अधिक, जो हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से सीख पाएंगे। तो भारत में और डिटेल पढ़ते हैं इसको हम। भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं की बौनी प्रजातियों का विकास किया गया, जिसमें लर्मा रोजो 64A, सोनारा 63, सोनारा 64, मेयो 64, S227 का परीक्षण देश के गेहूं उत्पादक राज्यों में किया गया। इन बौनी किस्मों के सफल परीक्षण के फलस्वरूप भारत में गेहूं की उत्पादकता बढ़ने लगी। नोरिन 10, ध्यान देना, जो गेहूं में बौनेपन का जीन होता है, और मैक्रोनी गेहूं असिंचित परिस्थितियों अथवा सूखा प्रभावित क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी जहां पर बारिश की व्यवस्था नहीं हो सकती, सूखे की बात रहती है, वहां पे हम मैक्रोनी गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कर सकते हैं। अब इसी के साथ हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कल्याण सोना, ये गेहूं की एक उन्नत किस्म है। अच्छा, एक बीमारी होती है रस्ट, ठीक है, ये गेहूं की फसल का रोग है। कई बार ये मिलान करने के लिए आता है कि रस्ट किस फसल का बीमारी होता है, और ये 3 प्रकार का होता है, येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट। इसको हिंदी में किट्टू भी कहते हैं। एक और रोग होता है गेहूं का करनाल बंट, जो कि कवक के द्वारा होता है। ध्यान देना कि एक तो आपने रस्ट रोग पढ़ लिया गेहूं का, दूसरा करनाल बंट, ये कवक के द्वारा होता है, और यह रोग टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। तो जो करनाल बंट रोग होता है वो किससे होता है? टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। और एक गेहूं की फसल है दोस्तों ट्रेटिकेल, पूछा जाता है अक्सर ट्रेटिकेल, ये किसके किसके बीच की संकरित प्रजाति है? तो गेहूं और राई, इनके बीच में संकरण का प्रतिफल है ट्रेटिकेल। क्लियर इतनी बात? अब यहाँ पे समीक्षा जो आई है अभी, आर्थिक समीक्षा 2022-23, इसमें कहा गया कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यूपी में किया गया है, उसके बाद एमपी सेकंड नंबर पे है, फिर उसके बाद आप देखोगे कि पंजाब थर्ड नंबर पर है। तो गेहूं में सबसे अधिक गेहूं मतलब यूपी का उत्पादन सबसे आगे रहता है। और एक और आती है ताज निकलने की जो क्रांतिक अवस्था है, पूछा जाता है कि गेहूं की सिंचाई की ताज निकलने की अवस्था सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था मानी जाती है। जहां केवल एक ही सिंचाई करना संभव हो, वहां इसी अवस्था में सिंचाई को महत्व दिया जाता है। यानी अगर लगता है कि भाई हमने गेहूं की फसल तो बो दी, लेकिन सिंचाई करने के लिए इतनी सुविधा नहीं है कि हम बार बार सिंचाई कर पाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जब क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, जब जमीन से जो है कि
फल निकलने लगते हैं पौधे, तो बस एक बार सिंचाई होती है, वो उसी समय करते हैं। जो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद होती है, सामान्यतः 20-25 दिन में जो है कि गेहूं का जो पौधा होता है वो जमीन से ऊपर आ जाता है, थोड़ा एक उंगली या एक हथेली के बराबर हो जाता है, और तब उसमें एक बार सिंचाई कर दी जाती है। जहां अगर केवल 2 बार सिंचाई करने की सुविधा है, नहर है, तालाब है या कुछ भी है, तो वहां पे पहली सिंचाई ताज निकलने की अवस्था में और दूसरी सिंचाई जब उस गेहूं पर फूल निकलने की अवस्था होती है तब किया जाता है। और जहां पे सिंचाई की सुविधा बहुत आरामदायक होती है, तो वहां जब जरूरत पड़ती तब सिंचाई करो, 3 बार 4 बार, उससे कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों आज तो था ये हमारा लेक्चर, और आज की क्लास में अब हम लोग एमसीक्यू सीरीज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट की क्लास हो चुकी है। तो अब हम इसे कल करेंगे, और कल ही हम लोग खरीफ की फसल वगैरह, और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको भी हम लोग खत्म करें अगले 10 से 12 लेक्चर में, क्योंकि काफ़ी लंबा समय इसमें खिंच गया। लेकिन अब नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि लगातार मुझे क्लास देनी है आप लोगों को, चाहे जैसे भी मेरे अपने पर्सनल काम ही क्यों ना छोड़ने पड़ जाए, लेकिन मैं आप लोगों के एग्जाम से पहले पूरी चीज़ों को कवर करूंगा। उसका बेनिफिट तभी होगा जब आप रेगुलर इस चीज़ को पढ़ रहे होंगे, जिससे जब मैं इसके शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करके बना के दूंगा, क्लास कराऊंगा, तो आपको इजीली रिवीजन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।